बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार। हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो। बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति में चुनाव जीतना पहली शर्त है, लेकिन सत्ता में बड़े पदों पर बैठने के लिए हार जीत जैसी बात कोई मायने नहीं रखती। अगर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा हो तो फिर यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आज उत्तराखंड में यही हुआ। चुनावी नतीजों के बाद सियासी विश्लेषक लगातार आशंका जाहिर कर रहे थे कि भाजपा शायद ही पुष्कर सिंह धामी का पर दोबारा दांव लगाए। इसकी एक ठोस वजह थी। इसका सबसे बड़ा कारण भाजपा की महाविजय के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी का अपनी सीट खटीमा से हार जाना था। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए पूरा हिसाब किताब किया तो इसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे वजनदार निकला और अब पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उत्तराखंड की कमान देने का फैसला किया गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने धामी के नाम का ऐलान किया और इस पर सभी विधायकों ने सहमति की मुहर लगाई। देश की बदलती राजनीति का ये वो बदलाव है जो हमेशा यादगार रहने वाला है। आखिर धामी में ऐसी क्या बात है कि खुद की हार भी उनकी राह में दीवार नहीं बनी। आज मैं इसके हर पहलू का पूरा विश्लेषण करूंगा। साथ ही बताऊंगा कि आखिर यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव क्यों कही भाजपा के लिए अखिलेश यादव ने चुभने वाली बात। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। दिल्ली में राजनाथ सिंह अपनी मुट्ठी में किसके नाम का पर्चा लेकर आए थे, ये किसी को पता नहीं था। इसकी वजह से हर मिनट सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से भाजपा दफ्तर के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। यही वजह थी कि भाजपा के विधायकों में भी बेचैनी दिख रही थी। कई दिग्गज नेता राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे। दरअसल वो हवा का रुख भांपना चाहते थे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पुष्कर धामी का नाम ऐसे रहस्य के आवरण में लिपटा था जिससे जब तक पर्दा नहीं उठा तब तक अटकलें कायम रही, और जब पर्दा उठा तो हर तरफ धामी का डंका बजने लगा। समर्थक खुशी से झूमने लगे तो पार्टी के तमाम विधायकों ने कहा कि आला कमान का फैसला कबूल है। पुष्कर सिंह धामी के माथे पर राजनाथ का राज तिलक। हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करे। उत्तराखंड में भाजपा की वापसी का मिला इनाम। मुख्यमंत्री की गद्दी दोबारा धामी के नाम। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास। सबसे बड़े सस्पेंस से उठा देहरादून में पर्दा। खुद हार कर भी जीता मोदी, शाह, नड्डा का भरोसा।
देहरादून की दौड़ में धामी नंबर 1। पुष्कर कैसे बने पहाड़ के पावरमैन, बात तो चुभेगी। पिछले दिनों देहरादून से दिल्ली तक लंबी भागदौड़ देखी गई, कई कई घंटे तक बैठकें चली, लेकिन भाजपा को उत्तराखंड में पुष्कर धामी से बेहतर कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखा। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक जरूर हुई, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए बैठक शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही पुष्कर धामी के नाम का ऐलान हो गया। पुष्कर सिंह धामी को अभी तक सिर्फ लास्ट ओवर में बैटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन अब उनके पास पूरे 5 साल का वक्त है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुष्कर सिंह धामी की राह में उनकी खुद की हार क्यों नहीं दीवार बन पाई। जी हां, इससे गहराई से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सियासत में ऐसे मौके कम ही आए हैं जैसा मौका आज आया। खुद पुष्कर सिंह धामी को भी इसका यकीन कम ही रहा होगा। चुनाव में पार्टी की महाविजय, पुष्कर सिंह धामी की बेदाग छवि, पार्टी नेतृत्व का मजबूत भरोसा, युवा चेहरा, जुझारू अंदाज और गुटबाजी से दूरी, क्योंकि वो किसी गुटबाजी में अभी तक नहीं उलझे हैं। संगठन का लंबा अनुभव, जमीनी राजनीति की गहरी समझ, यही वो तमाम बातें हैं जो पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में हुई, और इन्हीं बातों के चलते एक बार फिर से आला कमान ने पुष्कर सिंह धामी पर उनका नाम सामने लाया और उनको एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर उनकी मोहर लगाई। अब धामी के लिए सबसे बड़ा मिशन क्या होगा, आखिर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आने वाली है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जी हां, धामी के लिए सबसे बड़े अगर मिशन की बात करें तो 2024 में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर जीत तय करना। 2019 चुनाव में भाजपा ने सभी 5 सीटें जीती थी। उत्तराखंड में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना, ऑल वेदर रोड से लेकर ऊंचे इलाकों का जबरदस्त विकास, रोजगार के मौके बढ़ाकर पलायन रोकना, कोविड के बाद के हालात में पर्यटन को पटरी पर लाना, ये तमाम वो बड़ी चुनौतियां हैं जो पुष्कर सिंह धामी के सामने हैं, जिनसे उनको पार पाना है। हर शख्स की इस बात में दिलचस्पी होगी कि आखिर 11 दिनों के मंथन के बाद भाजपा आला कमान के इस फैसले तक पहुंचने के बीच में क्या क्या हुआ। अब आपको एक एक करके वो भी बता देते हैं। जी हां, इसको समझिए। देखिए कितना सीक्रेट ये पूरा मिशन था, मिशन धामी रिपीट का। नतीजे के बाद 11 दिनों तक दिल्ली में उत्तराखंड पर मंथन हुआ। अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रदेश के कई आला नेताओं से मिले, जबकि सबकी राय जानकर अंतिम दौर पर मन बनाया। और राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी का कार्यक्रम एक दिन टाला भी गया। पहले राजनाथ सिंह को 20 मार्च को पहुंचना था देहरादून, बाद में 21 मार्च की तारीख तय की गई। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के पहुंचने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। देहरादून में किसी को सबसे बड़े फैसले की भनक तक नहीं थी। राजनाथ से मिलने धामी के साथ कई पूर्व सीएम होटल में पहुंचे। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक होटल पहुंचे थे। विजय बहुगुणा भी होटल पहुंचकर राजनाथ सिंह से मिले, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसके अलावा सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अजय भट्ट भी होटल में राजनाथ सिंह से मिले। कई विधायकों ने भी राजनाथ सिंह से होटल में मुलाकात की और तय समय पर शाम 5 बजे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी विधायक दल की बैठक में पहुंचे। मंच के आगे अगली कतार में बैठे थे पुष्कर सिंह धामी। राजनाथ सिंह ने मंच से धामी के नाम का ऐलान किया। तो इस तरह से मिशन धामी रिपीट को परवान चढ़ाया गया। धामी ने कैसे जताया आभार, जरा इसको भी समझिए। शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, इन शब्दों पर गौर करिएगा। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के उपयुक्त समझा, समर्पित भाव से देवभूमि की सेवा करता रहूंगा, आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हूं। 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, ये बात पुष्कर सिंह धामी ने कही। हम विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि विकल्प रहित संकल्प। अब आपको दिखाते हैं कि आज की वो खास तस्वीरें जिसने आज देहरादून में सियासी माहौल की गर्माहट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। धामी की धमक, 23 को फिर राज तिलक। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं
और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। पहाड़ पर पुष्कर जैसा कोई नहीं। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। 11 दिन से भाजपा में जिस सवाल को लेकर देहरादून से दिल्ली तक भागम भाग मची थी, उसका जवाब पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर आकर ही मिला। जैसे ही शाम 5 बजे देहरादून में विधायक दल की बैठक शुरू हुई, कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई। विधायकों ने धामी को ही अपना नेता चुना और पुष्कर सिंह धामी के समर्थक खुशी से झूम उठे। पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। भाई क्या कर रहे हो? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री की रेस में तो कई नाम थे, लेकिन भाजपा को पुष्कर सिंह धामी से बेहतर चेहरा कोई दूसरा नहीं लगा, क्योंकि यही वो चेहरा था जिसके दम पर भाजपा ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत हासिल किया। पुष्कर सिंह धामी के सिर पर सीएम का ताज सजा तो बाकी नेताओं ने भी इसका स्वागत किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आज उनको विधानमंडल का नेता चुना गया। पिछले चुनाव में हम लोगों ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा, और उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व जीत जीती है। नहीं, देखिए, क्या धामी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े थे ना, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े थे। और एक जो मिथ हम लोगों के यहाँ रहा है कि सरकारें रिपीट नहीं होती है, उस मिथ को धामी जी ने तोड़ा है। बहुत बधाई है पुष्कर सिंह धामी जी को, और वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जो चैलेंज एक तरह से हम मानते हैं कि दोबारा सत्ता सौंपिए तो चुनौती और बढ़ जाती है, और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ये चुनौतियाँ स्वीकार होंगी और राज्य का विकास बहुत तेजी से होगा। पहाड़ पर पुष्कर सिंह धामी को सीएम के तौर पर सिर्फ 6 महीने ही मिले थे, लेकिन अब उनके सामने लंबी पारी खेलने का मौका है। 2 साल बाद लोकसभा के भी चुनाव हैं और धामी को ये परीक्षा भी पास करनी होगी, क्योंकि भाजपा आला कमान ने बहुत सोच समझ कर ही ये दांव चला है। रविवार देर शाम तक दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की बैठक हुई थी और माना जा रहा है कि उसी बैठक में धामी के नाम पर मुहर लगी, जिसका ऐलान सभी विधायकों और उत्तराखंड के सभी 7 सांसदों के सामने किया गया। 23 मार्च को परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने औपचारिकताएं भी पूरी करनी शुरू कर दी हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन भी पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ खटीमा में जश्न का माहौल बता रहा था कि पुष्कर सिंह धामी भले चुनाव हार गए हों, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की जीत में उनका योगदान कितना बड़ा है। अब उत्तराखंड के सीएम पर से तो पर्दा उठ गया है, लेकिन पुष्कर कैबिनेट 2.0 कैसी रहने वाली है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अवधेश मिश्रा, विनोद कुमार, रवि कैंतुरा और पंकज राणा के साथ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से सीधे। अजीत, सबसे पहला सवाल, आखिरकार 11 दिनों के बाद पुष्कर सिंह धामी के नाम पर दोबारा मुहर लगी और इस पूरे मिशन को बेहद सीक्रेट रखा गया, यानी आखिरी लम्हे तक किसी को भनक नहीं थी। क्या जानकारियां अभी तक सामने आ पाई हैं, क्योंकि हर कोई इस बात को जानना चाह रहा है। जी रोहित, देखिए, जैसे अभी आपने दर्शकों को बताया कि क्या क्या चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के सामने रहने वाली है, तो एक चुनौती, चूंकि तमाम चुनौतियां आपने बताई हैं, एक चुनौती जो बहुत ही नज़दीक और दहलीज पर खड़ी है, उसका जिक्र भी मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो अगले साल यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं जी, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। तो पहली परीक्षा ठीक 1 साल बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार की होने जा रही है।
दूसरा जो अभी आपने एक विषय रखा है कि 11 दिन के बाद चली जद्दोजहद के बाद और परिणाम अगर ये आया है तो इसके पीछे के कारणों की क्या वजह रही होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का 3 मुख्यमंत्री बदलना भाजपा के थिंक टैंक जो थे या प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे सरीखे बड़े लीडर जो देश चला रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सालता था और चारों तरफ से ये बात आती थी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्थिरता थी। पुष्कर सिंह धामी के रिपीट होने में एक बहुत बड़ा एक मूल अवधारणा जो प्रधानमंत्री के मन में थी वो ये थी कि हम एक्स चीफ मिनिस्टर क्लब उत्तराखंड को नहीं बनने देंगे। दूसरी बात जो अभी आपने बताई कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 6-8 महीनों के कार्यकाल में काम किया, पब्लिक कनेक्टिविटी बढ़ाई, पब्लिक से कनेक्ट हुए, जनहित के मुद्दों पर बड़े फैसले लिए, इसके अलावा तमाम जो विसंगतियां थी, जो पुरानी सरकारों की जो कमियां थी उनको दूर किया और सबसे बड़ा था मामला जनता से सीधे संवाद का। तो एक तो मुख्य प्रधानमंत्री का ये सोच लेना कि उत्तराखंड को एक्स चीफ मिनिस्टर क्लब नहीं बनाना है, इसीलिए इनको रिपीट करना है, तो यही प्रधानमंत्री के जो दिमाग में एक चीज़ चल रही थी ये वाकई बहुत ज़बरदस्त क्लिक कर गई और उससे पुष्कर सिंह धामी की किस्मत खुल गई। और दूसरी बात जो अभी आपने भी गिनाई और मैंने भी गिनाई कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने बाद के 8 महीनों में जो सर्वे में जो भारतीय जनता पार्टी 15 से ऊपर नहीं जा रही थी वो 47 सीटें लेकर आई। एक चीज प्रधानमंत्री ने और मानी जो विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में आइसोलेटेड एरिया में जनादेश खो देना ये उसका ये मतलब नहीं है कि पूरे प्रदेश में नेता ने जनादेश खो दिया है। तो अगर अपनी सीट पर किसी बहुत एक विशेष एरिया में मुख्यमंत्री को कम वोट मिलने से मुख्यमंत्री हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूरे प्रदेश में उनकी लोकप्रियता में गिरावट को मान लिया जाए और उनको नेता मानने से इनकार कर दिया जाए। तो ये भी एक बिंदु कहीं ना कहीं जो अपने नीति नियंता है भारतीय जनता पार्टी के उनके दिमाग में था और उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र विशेष में एक छोटी हार हुई है, पूरे प्रदेश में एक बड़ी बम्पर जीत हुई है। अगर पुष्कर सिंह धामी के चेहरा लोगों को पसंद नहीं होता तो 47 सीटें देने से वो परहेज करते, सीटें कम दे सकते थे, बहुमत के आसपास दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। तो पुष्कर सिंह धामी के लिए 2-3 चीजें कि एक तो पार्टी नेतृत्व का ये मान लेना कि पर्टिकुलर एरिया में छोटी सी हार प्रदेश की हार नहीं है। दूसरा, एक्स चीफ मिनिस्टर क्लब यहाँ खड़ा करना नहीं है। तीसरा, जो उनके किए हुए काम है, जनता से सीधा संवाद है, सहज और सरल स्वभाव है, सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक जो पहुँचने का एक संघर्षपूर्ण उनका एक सफर है, उसकी एक गरिमा है, उसकी एक मर्यादा है। और पुष्कर सिंह धामी इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक बहुत सारे कारणों का एक समागम बनने के बाद एक संगम बन गया और सत्ता का संगम था और पुष्कर सिंह धामी आज चीफ मिनिस्टर के लिए विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए। और ये शायद भारतीय जनता पार्टी की नई डिप्लोमेसी है कि वो अपने पत्ते लास्ट ओवर तक नहीं खोलते। बहुत सारे राजनीतिक पंडितों ने, सियासी पंडितों ने, पत्रकारों ने, तमाम नेताओं ने बड़ी पिछले 10 दिन में बड़ी कसमकस की, बड़ी जद्दोजहद से अपने विश्लेषण किए, लेकिन सच बात ये थी रोहित कि इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी, एनालिसिस सबके पास थी। अगर विधायकों में से बनेंगे तो ये 3 नाम हो सकते हैं, रिपीट होंगे तो धामी हो सकते हैं, सांसदों में से बनेंगे तो ये हो सकते हैं, ये 2 सांसद नहीं बनेंगे तो इसलिए नहीं बनेंगे। तो एनालिसिस सबके पास है, इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। लेकिन ये आपकी लीडरशिप की बात है, आपके नेतृत्व में एबीपी गंगा ने बाकी मीडिया हाउसेस से तकरीबन 4 मिनट पहले इस बात को अपने दर्शकों को बताया कि पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर बन गए और वो विधानमंडल दल के नेता चुन लिए जाते हैं। तो ये आपके नेतृत्व की कुशलता है। यहाँ टीम, एबीपी गंगा की टीम जो काम कर रही थी बहुत सतर्कता से उन्होंने काम किया और बहुत ही नए नतीजे और मतलब बहुत एडवांस स्टेज पर आकर लेकर आए। अब पुष्कर सिंह धामी के सामने जो चुनौतियां आपने गिनाई है, पलायन है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है और आपदा प्रबंधन है, 4 धाम यात्रा को सुदृढ़ करना है, बहुत सारे नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उनको समयबद्ध तरीके से उनमें कोऑपरेशन देना है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी देनी है। जो लाल फीताशाही, नौकरशाही, बाबूशाही जो चलती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लटकते हैं, उनकी वो लाल फीताशाही खत्म करनी है। चुनौतियां बहुत हैं और परसों जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, परसों के आज इस क्षण के बीच में जो एक जद्दोजहद नए सिरे से शुरू होगी वो एक मंत्रिमंडल की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल रोहित ये है कि युवा मुख्यमंत्री को, ऊर्जावान मुख्यमंत्री को युवा मंत्रिमंडल मिलता है या अनुभव के नाम पर जो तीसरी पीढ़ी है उनको फिर से मंत्रिमंडल में थोप दिया जाता है। तेज काम करने के लिए तेज तर्रार मुख्यमंत्री के साथ युवा आएंगे
या वो अनुभव आएगा, वो बुजुर्गवार लोग आएंगे जो उत्तर प्रदेश के जमाने से विधानसभा के सदस्य रहे। जी बिल्कुल मजीद, बड़े विस्तार से आपने बताया और बिल्कुल एक बार फिर पूरी टीम को, और जिस तरह से पिछले 4 महीने से आप उत्तराखंड की एक एक खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो आज जब बारी थी उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की, उस खबर को एक बार फिर से एबीपी गंगा ने आपने सबसे पहले दर्शकों के सामने आप लेकर आए। अजीत, हमारे साथ इस वक्त विनोद और पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास में दोनों मौजूद हैं। जरा वहां की तस्वीरें भी देख लेते हैं, क्योंकि आज हम उत्तराखंड पर बड़े डिटेल में बात कर रहे हैं और फिर हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। मैं सीधा रुख करूंगा विनोद के पास। विनोद, आप मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त मौजूद है? क्या मुख्यमंत्री आवास पर आ गए हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तस्वीरों के जरिए दिखाएं भी दर्शकों को। विनोद। बिल्कुल जी, देखिए थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पहुंचने वाले हैं और राजनाथ सिंह को जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो सी ऑफ करने गए थे। हालांकि 10 से 15 मिनट के बीच में वो मुख्यमंत्री आवास में होंगे। पूरी तरह से जश्न का माहौल है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर बिल्कुल तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका पहुँचना यहाँ पर अभी जारी है। और ये देखिए तस्वीरें, ये पूरे जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, आतिशबाजी हो रही है और जो गढ़वाल और कुमाऊनी के तरह से जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है उस तरह से लोग झूम रहे हैं, तो पूरी तरह से जश्न का माहौल है। और ये संभावना पूर्व से ही जताई जा रही थी कि उत्तराखंड में एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जा सकता है और 11 दिनों की जद्दोजहद के बाद में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान होगी। लेकिन एक सवाल बड़ा रोहित ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो बने ही हैं, लेकिन अब बड़े चेंजेस भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पहले ये होगा कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट कौन छोड़ेगा, और उसके बाद जिस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भीतरघात का आरोप लगाया, तो ये भी जानकारी मिल रही है कि संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसे हैं। बिल्कुल विनोद, ये कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पंकज राणा भी वहां से मौजूद है। पंकज, आप भी तस्वीरों के जरिए दिखाएं, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। आपका कैमरा, आपके कैमरे की नजर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? पंकज। बिल्कुल रोहित जी, देखिए मुख्यमंत्री आवास का जो आज नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये नज़ारा इसलिए खूबसूरत हुआ है क्योंकि फिर से एक बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान मिली है। और तस्वीरों में दर्शक देख रहे हैं ये भी गंगा के किस तरह से पूरी जो उत्तराखंड की संस्कृति होती है, यहाँ के जो ढोल नमाऊ होते हैं उनके थाप पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नाच रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के आवास का जश्न इसलिए भी मनाया जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया गया है। और एक मिथक जो उत्तराखंड में हमेशा रहा है कि जो इस आवास में रहा है वो फिर से इस आवास में रहने के लिए नहीं आया है, इसलिए वो मिथक टूट गया है और फिर से एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान दी गई है। और देखिए किस तरह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यह किए जा रहे हैं, ये संस्कृति विभाग की ओर से जो तमाम लोग हैं उत्तराखंड के, वो एक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक है। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं वो लोग यहाँ पर पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। ये तकरीबन 2 घंटे से इसी तरह का माहौल बना हुआ है ये मुख्यमंत्री आवास पर। तो इसको देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ जो जश्न है वो जश्न इसलिए तैयार किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री की खुशी को पूरे प्रदेश भर में इस रूप में दिखाया जा सके कि मुख्यमंत्री युवा चेहरा है और युवा के चेहरे के तौर पर वो प्रदेश का एक बेहतर विकास करने जा रहे हैं। हालांकि उन्हें देखिए, जब अभी मुख्यमंत्री थे चुनावों से पहले तो बहुत लंबा वक्त उन्हें राज्य के विकास के लिए नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने एक जो बेहतर छाप अपनी छोड़ी, एक जो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, ये प्रतीत करने की कोशिश की कि उत्तराखंड में युवा चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री धामी ही हैं जो उत्तराखंड का विकास कर सकते हैं। और वही तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं दर्शक कि किस तरह से जो तमाम युवा हैं, खासकर जो युवा चेहरे हैं, वो यहाँ पर ढोल डबाऊ की थाप पर लगातार डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। होली और दिवाली का जो माहौल था वो आज पूरी तरह से मुख्यमंत्री आवास में देखा गया। 3 दिन पहले जब हम मुख्यमंत्री आवास में आए थे तो यहाँ इस तरह का जश्न नहीं मनाया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता था समर्थकों की कि फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान मिलेगी। लेकिन आज का माहौल
आप देखेंगे तो यहाँ पर होली भी मनाई जा रही है और बम पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, दिवाली भी मनाई जा रही है। और उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तमाम जो त्यौहार होते हैं, उनकी झलकियाँ भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये एक खूबसूरत नज़ारा मुख्यमंत्री आवास का है। और यहाँ इस नज़ारे को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो युवा हैं, जो चाह रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि एक बार केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर उन पर उम्मीद जता सकता है, मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को ही फिर से यहाँ कमान दी जा सकती है, वो उनका सपना पूरा हुआ है। क्योंकि देखिए तमाम लोग हमें मिले आज, तमाम लोगों ने ये बात हमसे कही है कि वो चाह रहे थे कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को कमान दी जाए और वो बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि हम एबीपी गंगा को लगातार सुबह से देख रहे हैं, पल पल की खबरें हम एबीपी गंगा पे देख रहे हैं और एबीपी गंगा लगातार हमें अपडेट कर रहा है। और सबसे पहले उन्हें एबीपी गंगा ने ही बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के होंगे। ऐसे तमाम लोग यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर हमें मिले। तो ये जश्न का माहौल है और इसीलिए तमाम लोग जो तो युवा है खासकर वो यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। इस जश्न से इतना जरूर कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर में, खासकर देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में, और दूसरा जश्न मनाया जा रहा है खटीमा विधानसभा में। हालांकि खटीमा विधानसभा का जो क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री से अब छूट गया है, वहाँ के वो विधायक नहीं है। अब कहीं से उपचुनाव लड़ेंगे तो वहाँ के विधायक होंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ उनके समर्थक हैं, वहाँ उनका परिवार रहता है, इसलिए वहाँ भी खुशी का माहौल है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर जो मोहर लगी है, पंकज, कुछ लोग भी आपके साथ काफी लोग दिख रहे हैं, ये खुशी लोगों से बात करिए जरा, उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर वो जिस तरह का जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ी रोचक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंकज, आप लोगों से बात करें, अगर वहां पर मौजूद हैं कुछ लोग बात कर सकते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, मैं बात करता हूँ। देखिए एक समर्थक है, वो डांस कर रहे हैं, आप क्या कहोगे? ये इतना बड़ा उत्साह है कि होली से ज्यादा आज उत्साह का मजा है। और मैं एबीपी गंगा को बधाई दूंगा कि मैंने सबसे पहले ब्रेक न्यूज सीएम धामी की एबीपी गंगा पे देखी है। जब आपने एबीपी गंगा देखा? आप एबीपी गंगा देखते हो? हाँ, एबीपी गंगा इसी में ही देखी आज। आपको जानकारी एबीपी गंगा से मिली? आपको सीएम की जानकारी एबीपी गंगा से मिली है। सीएम की धामी हम सब हर देखते। एबीपी गंगा ने सबसे पहले जानकारी दी, सबसे तेज और सबसे पहले जानकारी एबीपी गंगा से। इतनी खुशी है आज? बहुत खुशी है। प्रदेश को युवा नेतृत्व मिला, युवा नेता मिला। अमित शाह और डॉक्टर निशंक जी, सबका बारंबार धन्यवाद है। उन्होंने आज जो है पुष्कर सिंह धामी युवा को, उत्तराखंड ने जो है खटीमा की जनता ने धामी जी को नकारा है और उत्तराखंड ने अपनाया है, क्योंकि इस उत्तराखंड को अगर आगे ले जा सकते हैं तो वो एक पुष्कर सिंह धामी है। बिल्कुल पंकज, आप लगातार वहां तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अजीत सिंह राठी लगातार वहां से बने हुए हमारे ब्यूरो चीफ। अजीत, आपसे यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, देखिए नाम तो तय हो गया मुख्यमंत्री का, 23 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा, लेकिन अब जो दो बड़ी बातें जिसका जिक्र हमारे दो सहयोगी भी कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, मंत्रिमंडल का जिक्र किया, लेकिन एक और अहम बात, अब अगले 6 महीने में मुख्यमंत्री को चुनकर आना है विधानसभा में। तो इसको लेकर क्या अभी से अटकलों का दौर शुरू हो गया है? किस सीट से लड़ेंगे, कौन विधायक सीट खाली करेगा, यह भी एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। अजित, इसको लेकर क्या कहना है? रोहित, देखिए, चूंकि जैसे ही इनका नाम विधानमंडल दल की बैठक में आया और इनको फाइनल किया गया कि यही विधानमंडल दल के नेता होंगे, तो उसके तत्काल बाद से ही डीडी हाट सीट जो पिथौरागढ़ में है, जहां से बिशन सिंह चुफाल 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है जी, और तो उनकी सीट को लेकर के कयासबाजी शुरू हो गई। आपको याद होगा एबीपी गंगा ने तमाम वो चीज़ें दिखाई थी कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सीट बदलना चाहते थे, और उन सीटों में जिसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनकी सीट थी वो डीडी हाट थी, पिथौरागढ़ जिले की। बिल्कुल जी, डीडी हाट इनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका गांव वहीं है, इनका जन्म वहीं हुआ है, तो वहाँ के लोग इनसे जुड़े रहते हैं। तो इनका ये मानना है कि अगर वो डीडी हाट से चुनाव लड़ते हैं तो डीडी हाट चुनाव एक तो सुरक्षित रहेगा और वो विधानसभा पहुँच जाएंगे। लेकिन बिशन सिंह चुफाल जो 6वीं बार एमएलए जीत करके आए, उनको पार्टी को कोई एक एडजस्टमेंट देना होगा, उनका कहीं समायोजन करना होगा। हालांकि चूंकि डीडी हाट से अच्छी सीट, अगर मैं राजनीतिक तौर पर भी एक पत्रकार के तौर पर भी मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में, तो डीडी हाट से ज़्यादा सुरक्षित इनके लिए कोई दूसरी सीट नहीं। एक दूसरी सीट हो सकती है काशीपुर, क्योंकि काशीपुर एकदम मैदानी सीट है, उधम सिंह नगर जिले में ही आती है जहाँ से पहले चुने जाते थे। लेकिन डीडी हाट का शोर ज़्यादा मचा है, जो अपना पॉलिटिकल कॉरिडोर है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें डीडी हाट सीट को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको खाली कराया जा सकता है, बिशन सिंह चुफाल की सीट को खाली कराया जा सकता है।
जी। इसके अलावा चूंकि बिशन सिंह चुफाल को पार्टी राजनीतिक तौर पर कहीं समायोजित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी मंत्रिमंडल का जैसे रोहित आप जिक्र कर रहे थे, तो आधा मंत्रिमंडल तो ऑटोमेटिक नया हो गया है, चूंकि स्वामी यतीश्वरानंद हार गए हैं, हरक सिंह रावत चले गए हैं, यशपाल आर्य चले गए हैं, तो 3 सीटें खाली हो गई हैं। बिशन सिंह चुफाल की अगर सीट खाली करते हैं तो उनको भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो 4 बर्थ खाली हो गई। तो 4 वाला जो मंत्रिमंडल है, मतलब आधा नहीं 1/3 मंत्रिमंडल पूरी तरह से नया हो जाएगा और बिशन सिंह चुफाल की सीट खाली करने के बाद। लेकिन समस्या ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को उस सीट को बहुत गूढ़ तरीके से उस पर एक होमवर्क करना होगा, वहाँ कील कांटे अपने दुरुस्त करने होंगे। चूँकि पुष्कर सिंह धामी का खुद भी मानना है कि इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। हार जीत तो हार जीत होती है। रोहित, आपसे बेहतर कौन जानता है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और राजनीति ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन होते हैं। तो फिर भी मुख्यमंत्री को अब ये एक अलग से एक होमवर्क करना होगा कि जो सबसे सुरक्षित सीट है, जो बिल्कुल किले की तरह उनको सुरक्षित रखेगी, तो उस सीट पर जाना होगा और वो है डीडी हाट। और मंत्रिमंडल की बात जैसे कल शुरू होगी कि मंत्रिमंडल में कौन नए चेहरे हो सकते हैं, किनकी ड्रॉपिंग हो सकती है, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई बड़े चेहरे जो इस सरकार में मंत्री थे वो अगले मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई देंगे। चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये भी है कि भाजपा गुजरात वाला फार्मूला लेकर आ रही है, एकदम क्लीन स्वीप करके, एकदम क्लीन करके नए चेहरे मुख्यमंत्री के साथ होंगे। ये कितना सच है, ये अभी कल तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल तक बहुत सारे लोगों के पास ये सूचनाएं होंगी कौन मंत्री बन रहा है और मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए और विधानसभा अध्यक्ष बनाकर उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी रखा जाए और एक प्रोटोकॉल उनको ऐसा दे दिया जाए। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें चल रही हैं इस समय रोहित, कि जो सरकार के फॉर्मेशन के लिए अनिवार्य होती हैं और सरकार के गठन के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर मंथन हो रहा है और कल भी यहाँ पर पूरा दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री तमाम बड़े नेताओं से बैठक करेंगे। अभी वो दिल्ली ओथ लेने के बाद दिल्ली जाएंगे, कल जाएंगे, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन परसों 11 बजे, चूँकि ये भी एबीपी गंगा ने कल एक दिन पहले अपने दर्शकों को बताया था कि ओथ जो है 23 तारीख को होगी, तब किसी ने नहीं माना था कि वो 23 तारीख को होगी। लेकिन अब एबीपी गंगा की वो खबर भी सच साबित हो रही है कि 23 मार्च को ओथ होने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक फैक्ट्स फाइंडिंग होती है कि किसी टीम की तो वो दिखाई थी, वही हम लोग बता रहे हैं कि हमने जो बताया था वही हो रहा है। और यही मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। कल हमारी तैयारी इस बात की है कि मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, उस बात से भी सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को मुखातिब करें। जी बिल्कुल अजीत, तो एक बार फिर से जो बड़ी खबर थी वो सबसे पहले एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताई और ब्रेक की, और इसके लिए पूरी आपको बधाई, पूरी हमारी टीम को बधाई, उत्तराखंड की एबीपी गंगा की पूरी टीम को बधाई। लेकिन एक बड़ी चुभने वाली बात आपने जरूर कह दी कि अगर उत्तराखंड में गुजरात वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है, यानी सारे मंत्री बदल दिए जाते हैं, तो आज उत्तराखंड के कई जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनको ये बात चुभ रही होगी, उनको नींद आज आएगी नहीं आएगी, ये भी सोचने वाली बात होगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और पंकज राणा आपका भी शुक्रिया, विनोद आपका भी शुक्रिया। मुख्यमंत्री आवास पर बने हुए और लगातार आप बने रहिए, तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहिए। उत्तराखंड की बात होगी और अब बढ़ते आगे, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 25 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इसके गवाह बनेंगे। स्टेडियम में 75,000 लोगों को बुलाने की तैयारी हो रही है, अंदर से लेकर बाहर तक। इकाना स्टेडियम का नजारा बिल्कुल बदल गया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इकाना है तैयार, शपथ शानदार। सबसे भव्य शपथ समारोह, 75,000 लोग बनेंगे गवाह। (25 मार्च की तारीख होगी, शाम के 4 बज रहे होंगे।
और यूपी सरकार के गठन की जो तस्वीर आएगी वो सबसे भव्य होगी, क्योंकि लखनऊ के जिस इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां 75,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। स्टेडियम में जो मंच तैयार हो रहा है वहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी के साथ साथ कुछ खास लोग मौजूद रहेंगे। योगी सरकार पार्ट 2 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा और हम इस समय उसी स्टेडियम में समारोह स्थल पर मौजूद हैं जहां इस भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो स्टेडियम है करीब 75,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है जो साक्षी बनेंगे इस भव्य समारोह के, क्योंकि दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई है। तमाम रिकॉर्ड भी टूटे हैं। लगातार भाजपा के कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मौका खास है और तैयारी भी बेहद खास। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए लखनऊ नगर निगम ने निगरानी के लिए स्टेडियम परिसर को 12 ब्लॉक में बांटा है। हर ब्लॉक में 4 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। करीब 12,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो रही है। स्टेडियम के पास 42 एकड़ के एरिया में 7,000 4 व्हीलर्स गाड़ियों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी, जबकि वीआईपी मेहमानों के लिए स्टेडियम से 500 मीटर दूर 1,500 गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था होगी। स्टेडियम के पास जो मॉल है वहां भी करीब 1,500 गाड़ियों को खड़ा करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। इकाना स्टेडियम में जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा उसके दोनों तरफ वीआईपी मेहमान बैठेंगे। इन वीआईपी मेहमानों के लिए कुर्सियां भी लग चुकी हैं। माना जा रहा है कि यूपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 200 मेहमान शामिल होंगे, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का नाम भी शामिल है। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को भी समारोह के लिए न्योता दिया गया है। खास बात ये भी है कि अयोध्या, काशी, चित्रकूट और मथुरा के साधु संतों को भी बुलाया गया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हजारों लाभार्थी भी शपथ के साक्षी बनेंगे। सिर्फ स्टेडियम के अंदर ही नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर भी नजारा बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पर तैयारियां जो है किस तरह से ज़ोरों से चल रही हैं। ये सारी जो चेयर्स हैं, जो फिक्स चेयर्स हैं, वो भी बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा वीवीआईपीज़ के लिए अलग से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं जहाँ पर वीवीआईपी बैठेंगे। लगभग 150 से 200 वीवीआईपी की यहाँ पर व्यवस्था होगी, जिसमें अगर बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे, तमाम वीवीआईपी होंगे। और सामने आप एक और हम आपको नज़ारा दिखाएं जो मंच बनाया गया है, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सभी लोग इसी सामने जो मंच तैयार किया गया है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में कुछ और विशेष लोग भी मौजूद रहेंगे जो यहाँ पर जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसके साक्षी बनेंगे। इस दिन अब ज्यादा नहीं बचे, तैयारियां भी तेजी से जारी हैं। अब इंतजार है तो 25 मार्च का, जब यूपी में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोरा की रिपोर्ट। और आइए अब मैं आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भाजपा ने किस तरह की भव्य तैयारी की है। यूपी के हर जिले से कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाया गया है। किस तरह से संगठन के हर स्तर के लोगों को शपथ ग्रहण समारोह का भागीदार बनाने की योजना है, अब आपको वो भी बता देते हैं। हर जिले से शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। दरअसल शक्ति केंद्र यानी कई बूथों का एक समूह होता है, जैसे इसमें कई बार 10 बूथ, 15 बूथ, 20 बूथ, उस पर एक शक्ति केंद्र होता है। तो उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है इस बात की। जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकर्ताओं के लिए प्रवेश पत्र की व्यवस्था की जाएगी। कार्यकर्ताओं को गाड़ी में झंडा लगाकर आने को कहा गया है। इसके अलावा शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता शपथ से पहले मंदिरों में पूजा करेंगे। सुबह 8 से 10 बजे तक लोक कल्याण के लिए पूजा होगी।
जिला अध्यक्षों से कार्यकर्ताओं की सूची बनाने को कहा गया है। विधायक, सांसद, संगठन की तरफ से गाड़ियों का इंतजाम होगा। सांसद, विधायक के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण में। हर जिले के प्रमुख चौराहों, बाजारों में होर्डिंग लगाने को कहा गया है। यानी इस पूरे कार्यक्रम को बेहद भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पूरे कार्यक्रम को बनाना चाहता है। यूपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण में शामिल होने के सवाल पर चुभता हुआ तंज किया। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता ही नहीं मिला। दरअसल अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने चुनावी नतीजों को लेकर सवाल भी खड़े किए और मायावती की सियासी रणनीति पर भी सवाल उठाए। क्या कहेंगे सर? मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? जो लिस्ट ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हैं। नहीं लिस्ट सर अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा नई सरकार के लिए? देखिए क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ न बोले बस। 1 लाख वोट पा करके आप मुरादाबाद का देखिए, 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके बाद 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटौर का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए। तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूं कि परिणाम क्या हुए हैं वहां पर। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया? सुनने में तो आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकरवादियों को साथ लेना पड़ेगा और अम्बेडकरवादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी है कि यूपी में कौन बनेगा मंत्री, कौन बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। इस चुनौती के साथ ही एक और बात पर सबकी नजर टिकी है और वो है विधान परिषद चुनाव का चैलेंज। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद यूपी में एक और चुनाव की बारी आ गई है। ये चुनाव होने हैं विधान परिषद के, जिसके लिए भाजपा और सपा आमने सामने है। पूर्वांचल की कई सीटों पर मुकाबला रोमांचक है। वाराणसी में भाजपा ने प्रत्याशी उतारकर बाहुबली ब्रजेश सिंह के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं आगरा में बुलडोजर वाले प्रत्याशी की आज खूब चर्चा रही। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं है, ये भाजपा की ताकत बन चुका वो हथियार है जिसे आने वाले कई चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में इसी बुलडोजर ने भाजपा को बहुमत से कई कदम आगे बढ़ा दिया। अब एमएलसी चुनाव में भी यही बुलडोजर सड़क पर उतरने लगा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा ने आगरा फिरोजाबाद सीट से विजय शिवहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। विजय शिवहरे भाजपा के प्रदेश मंत्री भी हैं। शिवहरे जब एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे तो साथ में बुलडोजर लेते गए। उनके साथ भाजपा के कई विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। कहीं नतीजे से पहले ही जश्न है तो कहीं चुनाव से पहले वाली जंग। एटा में नामांकन के दौरान बवाल हो गया, मारपीट हुई और लाठियां तक चल गईं। सपा के प्रत्याशी उदयवीर सिंह धाकरे और राकेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका नामांकन पत्र छीन लिया और भाग गए। आज सवेरे ही कप्तान को मैंने कहा था कि पर्चा छीन के फाड़ने की प्लानिंग चल रही है जी। जिसने वकील साहब पर्चा हाथ में लिए थे, मैं साथ था। वकील साहब से जो छीन के भागा है उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसने दूसरे को फेंक दिया। जिस पकड़े हुए आदमी को यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने छुड़ा दिया, जिसने पकड़ा था उसको पीट कर। जश्न और जंग के बीच भाजपा ने उन बाकी 6 सीटों पर भी दोपहर से पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जहां सस्पेंस बना हुआ था। भाजपा ने जौनपुर सीट से ब्रजेश सिंह प्रिंशु को प्रत्याशी बनाया है तो मिर्जापुर सोनभद्र से विनीत सिंह पर दांव चला है। सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। कानपुर फतेहपुर से अविनाश सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। बस्ती सिद्धार्थनगर से सुभाष यदुवंश को मैदान में उतारा है, जबकि सबसे चर्चित वाराणसी सीट से सुदामा सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी इस वजह से चर्चा में है क्योंकि यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बाहुबली ब्रजेश सिंह यहां से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं
उनके सामने भाजपा ने सुदामा पटेल को उतार दिया है, जबकि सपा से उमेश यादव मैदान में हैं। लड़ाई वाराणसी में भी दिलचस्प है और आजमगढ़ में भी, क्योंकि भाजपा ने यहां से अरुण यादव को प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन इससे एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विनीत सिंह नाखुश हो गए और निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। एमएलसी चुनाव को लेकर सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। भाजपा ने इस रण को जीतने के लिए बारीकी से काम किया है। भाजपा ने कई सीटों पर ऐसे प्रत्याशी भी उतारे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। ऐसे में जब 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल बात तो चुभेगी, मैं आज इतना दीजिए इजाजत, नमस्कार।